नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें एक तरह से वीकली राउंड अप जो होता है वो हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर का विश्लेषण भी करते हैं। आज भी जो क्रम है वो आज भी यहां पर जारी रहेगा और इन सभी खबरों का जो विश्लेषण करेंगे उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया अभिषेक जी। सर, आपसे शो शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो बड़ी खबरें हैं आज हमारे शो में शामिल हो रही हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, घर का नक्शा पास कराने की नई शर्त है। पहल नहीं है, अच्छी है, लेकिन शर्त क्या होगी जिसके बेसिस पे आप घर का नक्शा पास करा पाएंगे उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग NCLT की बिल्डर्स घर खरीदारों को राहत, क्या राहत दी गई है ये भी हम लोग समझेंगे। बिल्डर्स और घर खरीदारों दोनों को यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, क्या वो खबर है उसको भी हम लोग यहाँ पर आज अपने शो में टटोलेंगे। उसके बाद फिर रुक करेंगे हम लोग 2025 दूसरी छमाही में कैसा रहा है रिटेल स्पेस। हाउसिंग का हम लोगों ने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, एक बार रिटेल स्पेस भी देख लेते हैं क्या रहा है, क्या बात हो रही है उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर बात होगी लाल डोरा वालों को मिलेगा मालिकाना हक, बड़ा फैसला है और कई सारे लोगों को यहाँ पर मालिकाना हक मिलेगा। इसका एक खुशखबरी भी है, लेकिन क्या है पूरी खबर है, क्या फ़ायदे होंगे उसको भी हम लोग अपने शो में समझेंगे। फिर बात करेंगे दुबई प्रॉपर्टी मार्केट क्या खो चुका है अपनी चमक, क्योंकि काफ़ी कुछ इकोनॉमिक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है दुबई में, लेकिन क्या वाकई में जो मार्केट है उसका वो यहाँ पर अपनी चमक होता हुआ दिख रहा है उसको समझेंगे। इसके अलावा और भी कुछ खबरें होंगी वो भी हम आज के शो में अपना डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अब गाजियाबाद में घर या बिल्डिंग बनाने से पहले एक पेड़ लगाना जरूरी होगा, तभी जाकर नक्शा पास होगा। GDA यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया है। नए नियम के अनुसार प्लॉट के आकार के हिसाब से पेड़ लगाने होंगे और नक्शे में हरियाली के लिए जगह दिखानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही लोगों को एक सिक्योरिटी जमा करनी होगी जो पेड़ लगाने के बाद वापस मिलेगी। सर, इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी है, इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तो फिर काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया, लेकिन कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, ये पहल मेरे को लगता है कि एक नियम नहीं है बल्कि ये एक अर्बन डेवलपमेंट की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो कदम उठाया है वो ये दिखाता है कि अब डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग या इमारत खड़ी रहने तक नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आज के समय में NCR के अंदर शहर है, खासकर गाजियाबाद में ये चीज आई है तो गाजियाबाद की बात करते हैं। पॉल्यूशन या हीट आइलैंड इफेक्ट जैसी समस्याएं बहुत सारी हैं जिससे आदमी जूझ रहा है। तो ऐसे में अगर हर प्लॉट पर पेड़ लगाना मैंडेटरी कर दिया जाए तो मेरे को लगता है इससे ग्रास रूट लेवल इंटरवेंशन होगी और छोटे स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाने की एक कोशिश है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एंगल भी है, लोग इसे सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट ना समझें बल्कि इसके असली मकसद तक पूरा करने की कोशिश करें। सिर्फ पेड़ कानूनी पूरा खाना पूर्ति करने के लिए ना लगाया जाए बल्कि प्रॉपरली ग्रो और मेंटेन भी किए जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मैं देखता हूं। सर, आने वाले दिनों में उसका क्या असर देखने को मिलेगा इन केस अगर ये जो पॉलिसी है जो कामयाब हो जाती है तो फिर और शहरों की अगर बात करें वहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ऐसा, क्योंकि ग्रीनरी को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है और ये नियम जो है, नियम नहीं कहेंगे, एक पहल अगर जो है इसको लेकर अगर देखा जाए तो कैसा लग रहा है सर अगर दूसरे शहरों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो? देखिए अभिषेक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इसके इम्पैक्ट आते हैं। शॉर्ट टर्म में अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिल्डर और इंडिविजुअल ओनर्स की कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़त आती है, प्लानिंग में ग्रीनरी को स्पेस देना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत बहुत पॉजिटिव होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल वे में आएगा और एयर क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। लोगों को बेटर हेल्थियर लिविंग एनवायरनमेंट मिल पाएगा। और इसे रियल एस्टेट के नजरिए से जब हम देखते हैं तो आने वाले समय में बायर्स उन प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां ग्रीन प्लानिंग और ओपन स्पेस बेटर हो। यानी ये रूल इनडायरेक्टली मार्केट को भी क्वालिटी ड्रिवन डेवलपमेंट की तरफ में टर्न करेगा।
सर लेकिन क्या लगता है कि ये जो नियम है इससे घर बनाना और या थोड़ा सा महंगा या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया है कि जगह देनी पड़ेगी, उसका रख रखाव करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी इसमें बात की जा रही है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो क्या थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ेगा घर खरीदने का या प्लॉट खरीदने का? देखिए अभिषेक जी, मेरे को लगता है कि ग्राउंड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड है। अगर इसमें पेपर वर्क बन के रह गया कि जैसे पेड़ लगाने की फोटो दिखाकर अप्रूवल ले लिया और बाद में पेड़ हटा सूख दिया। गया तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो इस चीज से तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर अथॉरिटी रेगुलर मॉनिटरिंग करे और ऐसे चेक करे कि पेड़ जीवित है या नहीं है, उसको भी वो चेक करे और रूल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करे, तो ये इनिशिएटिव मेरे को लगता है कि सफल हो सकता है और बाकी एनसीआर सिटीज के लिए भी एक बेंचमार्क मॉडल बन सकता है। और सीधी बात तो ये है कि इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये पहल सच में एनवायरनमेंट और सिटी दोनों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। अथॉरिटीज़ की ओर से भी सर थोड़ा सा यहाँ पर रेकी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन केस अगर पेड़ लगा दिया गया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया, एक कन्फ्यूजन सर लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि चलिए ठीक है मैंने लगा दिया, मेंटेनेंस नहीं किया, और नक्शा जैसे कि आपने बताया कि नक्शा पास कराने हम लोग यहाँ पर चले गए, तो अथॉरिटी को वाकई में यहाँ पर थोड़ा सा और मॉनिटरिंग करने की पड़ेगी, यहाँ पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वाकई में पेड़ है कि नहीं है, तो उनके लिहाज से भी थोड़ा सा यहाँ पर काम बढ़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल अभिषेक, मेरे को तो यही दिख रहा है कि अथॉरिटी अगर अच्छे से काम करे और रेगुलर मॉनिटरिंग करे, सिर्फ ऑफिस में बैठ के फाइलें पूरी ना करे, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इससे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो एनसीआर जैसे शहरों में खासकर ग्रीनरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंक्रीट जंगल की तरफ ये बनता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। चलिए, एक इको फ्रेंडली पहल के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है, और अगर वहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि दूसरे शहरों में भी इसको शायद इम्प्लीमेंट किया जाए। ग्रीनरी के लिहाज से एक काफ़ी एक अट्रैक्टिव और एक वेलकम यहाँ पर पहल कहा जा सकता है इसको। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर का। NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बिल्डर्स और घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। अब नियम यह है कि अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी का कोई एक प्रोजेक्ट फेल होता है तो दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंसी की जो कार्रवाई है सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर होगी, पूरी कंपनी पर नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि एक प्रोजेक्ट की समस्या से कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो जाते थे, जिससे दूसरे खरीदारों को नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। NCLAT ने कहा है कि हर प्रोजेक्ट को अलग मानकर ही कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेफ रहें। इस फैसले से होम बायर्स का पैसा और उनके घर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा। सर, जो प्रोजेक्ट विवादों में है उनके खरीदारों के लिए कितनी बड़ी राहत मान रहे हैं आप ये वाली खबर को? देखिए, सबसे पहले तो कहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो ये गेम चेंजर माना जा सकता है, और खासकर उन बायर्स के लिए जो सालों से स्टक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, उनके लिए गेम चेंजर है ये। और NCLT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पहली बार ये क्लैरिटी दी है कि हर प्रोजेक्ट को एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखा जाएगा। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर किसी डेवलपर का एक प्रोजेक्ट फंसता था तो पूरी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती थी। इससे उस कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स जो सही चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं रुक जाते थे। लेकिन अब इस रूलिंग के बाद जिस प्रोजेक्ट में दिक्कत है, सिर्फ वही प्रोजेक्ट CIRP मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन, फंडिंग और डिलीवरी मेरे को लगता है ये अनअफेक्टेड रहेंगी। दूसरे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी का पैसा सेफ रहेगा और डिले मेरे को लगता है कि इससे नहीं होगा, बच जाएगा। और स्ट्रक प्रोजेक्ट के बायर्स को फोकस तरीके से रेजोल्यूशन मिल पाएगा, वो पूरे किसी उलझन में नहीं रहेंगे और सारा का सारा इकोसिस्टम फेल नहीं होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब बायर्स क्रॉस इम्पैक्ट रिस्क से बाहर आएंगे। दूसरे प्रोजेक्ट का जो रिस्क आता था उससे वो बाहर आ जाएंगे, यानी दूसरे प्रोजेक्ट की गलती का बोझ उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये फैसला स्पेशली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे एरियाज में मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जहां एक ही डेवलपर के बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे होते थे, वहां बायर एक फंसता था तो एक प्रोजेक्ट फंसता था तो सब में नुकसान होता था। उन बायर्स को अब फायदा मिलता हुआ मुझे देख पा रहा हूं। ग्रेटर नोएडा में सर ऐसे प्रोजेक्ट कई सारे हैं। ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, और मेरे ख्याल से और भी कई सारे ऐसे शहर होंगे जहां पर ऐसी दिक्कतें आती होंगी। ये नियम सर क्या लग रहा है कि वहां पर कब तक ये पहुंच पाएंगे, कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? देखो,
मेरे को लगता है कि अब तक क्या हो रहा था, इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क जो था जी। वो टेक्निकली कॉर्पोरेट लेवल पे बेस्ड था, ना कि प्रोजेक्ट लेवल पे। और यही इसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी थी। और पहले क्या होता था, मैं थोड़ा और समझाता हूँ। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग पूरे डेवलपर एंटिटी के खिलाफ शुरू की जाती थी। एक प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट से पूरा कंपनी एनसीएलटी के अंडर चला जाता था। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पूरी कंपनी को कंट्रोल करता था। सभी प्रोजेक्ट का कैश फ्लो फ्रीज या रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। अब इसका ग्राउंड इम्पैक्ट ये होता था, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी स्टक हो जाते थे और कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता था। और प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल क्यों ना हो तब भी वो रुक जाते थे। बायर्स को पोजीशन में सालों साल डिले हो जाता था। बैंक और एनबीएफसी को का जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता था। मार्केट में पैनिक जैसी सिचुएशन आ जाती थी। अब मैं सरल भाषा में समझाऊं तो पहले सिस्टम में प्रॉब्लम जो थी लोकलाइज थी। अब एक्शन और एक्शन सेंट्रलाइज था। और सही सबसे बड़ा जो इसके अंदर फ्लॉ यही था। अब इसका ठीक विपरीत होगा कि प्रॉब्लम जो है जो लोकलाइज्ड है, तो उसका जो एक्शन है वो भी लोकलाइज्ड ही होगा। तो लोकलाइज्ड ही होगा, उससे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है, मान लीजिए एनसीएलटी ने एक प्रोजेक्ट पर यहाँ पर अपना एक फैसला दिया कि यहाँ पर गड़बड़ी है और बोल दिया है कि दूसरे प्रोजेक्ट पर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट पर यहाँ पर एक, जैसे अगर कह लें कि एक कलंक एक लग गया, तो ओवरऑल कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो उसके दूसरे प्रोजेक्ट पे जो कैसे लेकिन भरोसा किया जाएगा कि मतलब दूसरे प्रोजेक्ट जो होंगे वो सेफ होंगे। हालांकि यहाँ पर बोल दिया गया कि वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं, वो चलते रहेंगे प्रोजेक्ट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरे प्रोजेक्ट जो होंगे वो सेफर रहेंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? देखिए अभिषेक, रियल एस्टेट जो चलता है ना वो सेंटिमेंट से चलता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। सेंटिमेंट अगर किसी डेवलपर के लिए नेगेटिव हो गए तो वो कैसे प्रोजेक्ट सरवाइव कर पाएगा, या उसमें बायर्स जो प्रॉपर्टी ली उनकी प्रॉपर्टीज में वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ओवर द टाइम लोग चीजें भूल जाते हैं। जब पोजीशन आता है तो धीरे धीरे चीजें बायर्स वही जो सालों से डेवलपर्स को कोस रहे होते थे, पोजीशन मिलता है तो सोचते चलो अंत भला तो सब भला, हमें प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। तो इससे बहुत ज्यादा डेंट नहीं देखता हूं मैं। शॉर्ट टर्म में जरूर डेंट आता है और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलती है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं जो बायर है उस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसका आशियाना जो नहीं मिल पाने की चांसेस थे वो कहीं ना कहीं अब मिल पाने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि जब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि एनसीएलटी की वजह से कई सारे बायर्स को यहाँ पर फ़ायदा होता दिख सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो बायर है उसको भी थोड़ा सा कॉशियस है रहने की ज़रूरत है जब भी वो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदे। चलिए रुक करते हैं अपनी तीसरी खबर का। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के दूसरे छमाही यानी कि H2 में भारत के टॉप 7 शहरों में करीब 43 लाख स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस किराए पर लिया गया, जिससे पता चलता है कि बाजार में स्थिर मांग जो है वो बनी हुई है। सबसे ज़्यादा मांग कपड़ों की दुकानें यानी कि अप्रैल सेगमेंट की जो दुकानें हैं वहाँ पर रही। उसके बाद एंटरटेनमेंट, सुपरमार्केट और फूड बेवरेजेस सेक्टर का यहाँ पर नंबर आता है। इसके अलावा 1000 से 5000 स्क्वायर फीट के मिड साइज स्टोर सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद में लगभग 70% नया रिटेल स्पेस आने वाला है। साथ ही हाई स्ट्रीट लोकेशन पर किराया जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सर, कमर्शियल स्पेस में रेंटल डिमांड क्या संकेत दे रहे हैं अगर इस आंकड़े को देखें, इस पूरी खबर को देखें, इस रिपोर्ट को देखें तो? देखिए अभिषेक, जो 43 लाख स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है ये 2025 में H2 के अंदर, ये साफ संकेत देता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्लो डाउन तो नहीं है, बल्कि स्टेबल ग्रोथ फेज के अंदर है। और एनारॉक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार डिमांड लगातार बनी हुई है, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, जो इंपॉर्टेंट संकेत दिखते हैं इसके अंदर, कि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी अभी मजबूत है। अपैरल हो या F&B हो या एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, इनमें हाई डिमांड अभी भी दिख रही है। लोग खर्च कर रहे हैं, रिटेल बिजनेसेस अभी भी एक्सपैंड हो रहे हैं। फिजिकल रिटेल अभी भी रेलिवेंट मुझे दिखता है। ई कॉमर्स के बावजूद ब्रांड ऑफलाइन प्रेजेंस अपने बढ़ा रहे हैं, खासकर एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोर्स, कैफेज या लाइफस्टाइल स्टोर्स। डिमांड क्वालिटी लोकेशन पर शिफ्ट होती हुई मुझे नजर आती है। जैसे हाई स्ट्रीट लोकेशन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अब क्वांटिटी नहीं, लोकेशन क्वालिटी ज्यादा मैटर कर रहे हैं। अब मिड साइज स्टोर जो होते हैं 1000 से 5000 स्क्वायर फीट के बीच,
ये अपने आप में डोमिनेट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ब्रांड एक्सपेंशन कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल तरीके से। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी स्पेस ले ली, यानी एग्रेसिव ग्रोथ नहीं बल्कि स्मार्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ग्राउंड पे दिख रही है। तो ये डिमांड संकेत दे रही है कि मार्केट ओवरहीट नहीं है बल्कि मैच्योर और सस्टेनेबल ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। ठीक है सर, लेकिन क्या सर क्या लगता है कि जो निवेशक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब आते हैं तो कभी कभी हाउसिंग की ओर जाते हैं, लेकिन जब ये डेटा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या लगता है कि जो कमर्शियल स्पेस है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी जो उनका निवेश है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल दिख सकता है। इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जैसे रेंटल इनकम विजिबिलिटी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल कई बार देखा जाता है 5 से 8% तक जाता है, और रेजिडेंशियल में ज्यादा स्टेबल इनकम मिलती है। तो कमर्शियल अगर अच्छा रेंट दे रहा है तो रेजिडेंशियल एक स्टेबल इनकम दे रहा है। यहाँ लीजिंग की डिमांड है वो स्टेबल है। अब लीजिंग स्टेबल है तो इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है, वैकेंसी रिस्क थोड़ा सा कम होता है। और हाई स्ट्रीट का जो बूम है, हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज में कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल ग्रोथ दोनों देखने को मिलते हैं। लेकिन एक कॉशन भी है, हर कमर्शियल प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल नहीं होती। लोकेशन, रेंट, क्वालिटी और फुटफॉल ये सबसे बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स का झुकाव बढ़ेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सेलेक्टिव बाइंग करेंगे, कहीं भी अंधाधुंध या ब्लाइंडली बाइंग नहीं करेंगे। सर मॉल्स और उसके कंपेयर में अगर हम लोग देखें हाई स्पीड लोकेशंस पे, जैसे कि यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, किराया भी इनफैक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, सर इसकी क्या वजह देख रहे हैं कि मॉल वर्सेस अगर स्ट्रीट जो दुकानें हैं उनको कंपेयर करें तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बढ़ने की वजह क्या लग रही है वहाँ पर जो डिमांड है और जो आपकी जो रेंटल है उसमें? देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है कि ये डिमांड सप्लाई मिसमैच इसका सबसे बड़ा कारण है। प्रीमियम मॉल स्पेस लिमिटेड है, मतलब अच्छे ग्रेड ए मॉल्स की सप्लाई मैं कहूँगा लिमिटेड है। ब्रांड्स को कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव चाहिए तो हाई स्ट्रीट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। विजिबिलिटी और फुटफॉल का एडवांटेज भी होता है। हाई स्ट्रीट पर डायरेक्ट कस्टमर एक्सेस मिलता है, इम्पल्स बाइंग वहां ज्यादा हो जाती है। और एक्सपीरियंस ड्रिवन रिटेल जैसे कि कैफेज, रेस्टोरेंट, लाइफस्टाइल ब्रांड्स हैं, ऐसे बिजनेस को ओपन फ्रंटेज चाहिए होता है जो कहीं ना कहीं मॉल्स में लिमिटेड होते हैं। ओमनी चैनल स्ट्रेटजी जो है, ब्रांड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए प्राइम लोकेशंस के ऊपर प्रेजेंस जरूरी हो गया है। लो वैकेंसी में प्राइम लोकेशंस जैसे कि अच्छी लोकेशंस पर स्पेस कम अवेलेबल है और डिमांड ज्यादा है तो रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। कुछ इंसाइट की बात करूं तो हाई स्ट्रीट के मॉल में बेटर परफॉर्मेंस दिया है और कई माइक्रो मार्केट में रेंट एप्रिसिएशन भी देखने को मिला है। ओके, तो ये भी वजह रही है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रुख जो है लोगों का इनकी ओर जा रहा है। सर लेकिन अगर किसी को निवेश करना हो तो आपको क्या लग रहा है, कमर्शियल ज़्यादा वायबल होगा या फिर रेजिडेंशियल के लिहाज से आप ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आगे चल के? देखिए अभिषेक, इसका ना कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप इनकम फोकस इन्वेस्टर हैं और मार्केट समझते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आज ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि रेंटल यील्ड ज्यादा है, डिमांड अभी स्ट्रांग है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है। टेनेंट चला गया तो इनकम आपकी जीरो हो गई। और रेजिडेंशियल को अगर हम देखते हैं तो ज्यादा सेफ है, डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन रिटर्न्स कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल के अंदर कम होते हैं। तो कमर्शियल मतलब हाई रिटर्न, हाई रिस्क और हाई नॉलेज रिक्वायर्ड, और रेजिडेंशियल का मतलब सेफ, स्टेबल लेकिन लिमिटेड रिटर्न। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो कमर्शियल कमाई कराएगा तो कहीं ना कहीं रिस्क होगा, और सेफ्टी चाहिए तो रेजिडेंशियल पर भरोसा आप कर सकते हैं। कमर्शियल में जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, रेजिडेंशियल में जाएंगे रिटर्न भले ही कम होगा लेकिन चयन से आपको एक स्टेबल इनकम यहाँ पर मिलती हुई दिख सकती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए आप अपना चयन भी जो है निवेश के लिहाज से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के 30 लाल डोरा गाँव में रहने वाले लोगों को जल्द ही उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिलने वाला है। इसके लिए सरकार ने इन गाँवों का ड्रोन सर्वे शुरू किया है जो करीब 1 से 2 महीने में पूरा होगा। सर्वे पूरा होने के बाद लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे जिसमें उनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे ज़मीन से जुड़े झगड़े कम होंगे, लोग आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे और गाँवों का विकास भी यहाँ पर तेज़ी से हो सकेगा। सरकार ने पहले फेज़ में 30 गाँव चुने हैं और आगे बाकी गाँवों में भी ये योजना जो है वो लागू की जा सकती है। सर लाल डोरा ज़मीन पहली बात तो क्या होती है, एक बार हमारे दर्शकों को आसान भाषा में एक बार समझा दीजिए।
देखिए अभिषेक, लैंडोरा एक पुराना लैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो ब्रिटिश समय से चलता आ रहा है। लैंडोरा लैंड क्लासिफिकेशन के तहत गांव की आबादी वाली जो जमीन होती है उसको एक अलग से डिमार्केशन कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन और रहने की परमिशन होती है, लेकिन उसका प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। एक बड़ा खसरा नंबर है, उसी में शेयर्ड स्पेसेस होते थे। मान लीजिए 250 नंबर का खसरा नंबर है, तो उसी के अंदर शेयर्ड स्पेसेस में सभी रह रहे होते थे, और उसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि ये आबादी क्षेत्र है। तो सीधे शब्दों में अगर समझे तो लालडोरा जमीन पर लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, मकान बने होते थे, लेकिन उन सबके पास क्लियर ऑनरशिप प्रूफ या कई बार रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। तो यही वजह है कि प्रॉपर्टी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होना, बाइंग सेलिंग इनफॉर्मल तरीके से होना, और लीगल डिस्प्यूट कहीं ना कहीं ज्यादा दिखना, क्योंकि जब तक टाइटल क्लैरिटी नहीं होगी तो लीगल डिस्प्यूट्स आएंगे। अब सरकार ड्रोन सर्वे के जरिए इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर मैपिंग कर रही है, ताकि हर प्रॉपर्टी का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन सके और लोगों को उनका हक मिल सके। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मालिकाना हक मिलने से वैसे क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होगा मकान मालिकों को, खासतौर पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल पिक्चर अगर देखें लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको देखें तो? देखिए अभिषेक, की फैसला सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, खासकर उन लोगों की जो कई सालों से बगैर टाइटल डॉक्यूमेंट के वहां प्रॉपर्टी पे रह रहे थे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को स्वामित्व कार्ड मिलेगा, जिससे उनकी प्रॉपर्टी लीगली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड होगी। स्वामित्व स्कीम जो उसका डायरेक्शन है वो है कि प्रैक्टिकल तरीके से ये प्रॉपर्टी का क्लियर प्रूफ होगा, जिससे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स कम होंगे, लोग अपनी जमीन के अगेंस्ट बैंक से लोन भी ले पाएंगे, और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, मेरे को लगता है जब गवर्नमेंट की तरफ से स्वामित्व कार्ड बनेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और लीगली वैलिड एसेट माना जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे बाइंग और सेलिंग दोनों बेटर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाएगी। पहले जब प्रॉपर्टी सिर्फ रहने के काम आ रही थी, अब वही प्रॉपर्टी एक फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के वेल्थ के अंदर भी वो काउंट होगी, मतलब वेल्थ क्रिएट भी उससे होता है। ओके सर, स्वामित्व कार्ड जब मिल जाएगा लोगों को तो फिर क्या लगता है कि ज़मीन पूरी तरह से वैसे लीगल होगी, या फिर इसमें भी उसके बाद कुछ इफ़ एंड बट्स रह जाएंगे, कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई और तरह की एक लेयरिंग यहाँ पर आएगी, उसके बाद ही वो पूरी तरह से पूरी तरह से लीगल होगा? नहीं अभिषेक, आपको जब ऑनरशिप का प्रूफ मिल गया तो ये अपने आप में ही सब कुछ है। देखिए, टाइटल के अंदर ऑनरशिप का प्रूफ ही है। पहले ये सब अंधेरे में चीजें चल रही थी, कोई जीपीए पे कोई बिक रहा है, कोई शेयर्ड स्पेस की रजिस्ट्री हो रही है। यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गई, मतलब प्रॉपर्टी एक नंबर के साथ गवर्नमेंट ने आपको एलोकेट कर दी, तो टाइटल में पूरी क्लैरिटी मिल गई। साइज डायमेंशंस के साथ, चौहद्दी कहते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे क्या है, वो सब चीजें के साथ जब क्लियर आपको प्रॉपर्टी का टाइटल मिल गया तो उसकी ट्रांजैक्शन बहुत इजी और स्मूथ हो जाती है। तो यही बड़ा बदलाव है जो आया है, और कोई इसमें खास एडिशनल लेयर मेरे को दिख नहीं रही है। सर, इसके बाद क्या लगता है कि दूसरे शहरों या राज्यों में भी इस तरह की पहल लाई जा सकती है, क्योंकि लाल डोरा वाला मामला सिर्फ दिल्ली तक तो सीमित है नहीं, और भी कई सारे शहर हैं? देखिए अभिषेक, मैं कहूँगा बिल्कुल, काफी हद तक ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है। जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वामित्व स्कीम है, इसका मेन मोटिव है पूरे देश के अंदर प्रॉपर्टी मैपिंग करके ऑनरशिप को क्लियर किया जाए। और दिल्ली में जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक तरह से अर्बन विलेजेस को पायलट मॉडल बना दिया गया है, पायलट मॉडल की तरह काम किया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो एनसीआर के बाकी एरियाज में या दूसरे बड़े शहरों में या अर्बन विलेजेस के अंदर वहां पे भी इसे लागू किया जा सकता है। और आज की जरूरत यही है कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जाए, और मेरे को लगता है कि ये इनिशिएटिव उसी दिशा में किया गया एक बड़ा पहल या बड़ा कदम। सरकार का भी सर कोई मकसद लग रहा है, कोई एक कोई एजेंडा लग रहा है उनका भी यहाँ पर आपको, कि मतलब ये जो फैसले लेके आए गए? हाँ देखिए अभिषेक, मैं अगर इसे थोड़ा समझूं तो मेरे को लगता है सरकार का मकसद सिर्फ ऑनरशिप देना नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लाना है। पहला मकसद है लैंड रिकॉर्ड्स को फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाना, ताकि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट कम हो, लोगों को लीगल क्लैरिटी मिले। और दूसरा, सरकार चाहती है कि जो जमीन अभी इनएक्टिव या इनफॉर्मल है उसे इकोनॉमिक सिस्टम में लाया जाए, यानी लोग उस पर लोन ले सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, डेवलपमेंट वहां पे बढ़े। ये गवर्नमेंट का मोटिव मैं देख पा रहा हूँ। तीसरा देख पा रहा हूँ कि अर्बन प्लानिंग को कैसे बेटर बनाया जाए, ये एक मोटिव भी है। जब गवर्नमेंट के पास क्लियर डाटा होगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रोड,
ड्रेनेज यूटिलिटीज, तब कुछ बेटर ढंग से डेवलप किया जा सकता है। तो ये फैसला सिर्फ जमीन का हक देना नहीं है, बल्कि गांव को इनफॉर्मल से फॉर्मल में लाने का अपना एक बड़ा कदम, मैं तो कहूंगा मास्टर स्ट्रोक है। वेलकम नोट इस कदम को भी कहा जा सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। प्रॉपर्टी उनकी लीगल हो जाएंगी तो उसके बाद कई सारे फ़ायदे होंगे, लोन लेना आसान होगा और कई सारे दूसरे फ़ायदे भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस चीज़ को लीगलाइज करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। दुबई का रियल एस्टेट बाजार पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है उस पर, लेकिन पूरी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ा है। अप्रैल से शुरुआती 2 हफ्तों में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की अगर बात करें तो इसमें करीब 14% की कमी आई है, क्योंकि लोग थोड़े से अनसर्टेन की वजह से यहाँ पर निवेश करने से बच रहे हैं। साथ ही किराए की जो नई मांग है उसमें भी यहाँ पर एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। सर, तनाव के बाद अगर देखें तो उससे दुबई के प्रॉपर्टी बाजार पर कितना असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कहूंगा जो मौजूदा पश्चिम एशिया का जियोपॉलिटिकल तनाव है, इसका असर दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को दिखना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये पैनिक सिचुएशन अभी भी नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट इम्पैक्ट कहूंगा। दुबई का मार्केट हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफी रेजिलिएंट रहा है। अभी जो 14% की गिरावट आई है ट्रांजेक्शन्स के अंदर, इसका जो मेन रीजन है, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पहले रिस्क एसेस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, दुबई का मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है। वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार आता है, टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, ग्लोबल बिजनेस हब है। इसीलिए असर पड़ा है, लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, बल्कि टेम्पोररी हेजिटेशन लोगों के अंदर है। सर, टोटल ट्रांजैक्शन में भी वैसे काफ़ी कमी इसमें देखने को मिली है और रेंट जो ग्रोथ हुई है वो भी काफ़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है कि सर, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, उसको आगे चल के इस पर और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन केस अगर ये थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है? ये जो सीज़ फायर वाला मामला चल रहा है, जो वॉर वाला मामला चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन केस अगर ये थोड़ा सा और एस्केलेट होता है तो? देखिए अभिषेक, इसका जो असर है वो 2 स्तर पे देखने को मिल रहा है, जो ट्रांजेक्शन साइड पे, एक रेंटल साइड पे। पहले बाइंग सेलिंग में जो कमी आई है वो क्लियरली अभी मैं जो देख पा रहा हूँ सेंटिमेंट ड्रिवन है। लोग इन्वेस्टमेंट डिले कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। इसका मतलब है डिमांड खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर है। दूसरा, रेंटल डिमांड में स्लो डाउन भी दिखना अभी उसी अनसर्टेनिटी का हिस्सा मैं कहूंगा पार्ट है। जब जॉब मूवमेंट या रीलोकेशन और बिजनेस एक्सपेंशन स्लो होता है तो नेचुरली रेंटल डिमांड भी थोड़ी कहीं ना कहीं सॉफ्टन हो जाती है। लेकिन इसका पॉजिटिव एंगल भी है, मार्केट ओवरहीट नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है। मैं ऐसा अच्छा मानूंगा। सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो डिमांड वापस तेजी से आ सकती है। सर, अगर ये क्रैश नहीं है और अभी थोड़ी सी डिप डाउन वाला हिसाब किताब है, तो क्या वहाँ पर निवेश का भी वक्त जो है वो सही है, या फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करें? देखिए, दुबई के अंदर मैं कहूंगा कि मार्केट थोड़ा सा पॉज लीजिए, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है या थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो मार्केट में अभी रिस्क लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, भारतीय रियल एस्टेट पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप ओवरऑल अगर देखा जाए तो? क्योंकि कई सारे निवेशक होते हैं। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो लोग दुबई में निवेश कर रहे थे वो रुक गए हैं और वो थोड़ा सा भारत की तरफ और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ यहाँ पर अपना निवेश बढ़ा रहे हैं रियल एस्टेट के लिहाज से। ओवरऑल सिर्फ अगर भारत की बात करें सर, यहाँ पर अपने देश की बात करें, उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं इस खबर का? देखिए अभिषेक, मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंडिया और दुबई का रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स काफी हद तक इंटरकनेक्टेड है। शॉर्ट टर्म में इसका इनडायरेक्ट फायदा इंडिया को मिल सकता है। जब दुबई जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो कुछ इन्वेस्टर्स सेफर और डोमेस्टिक मार्केट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, और इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी इसका बन सकता है, खासकर एनसीआर में, मुंबई, बेंगलुरु जैसी सिटीज के अंदर। और लग्जरी और एनआरआई ड्रिवन सेगमेंट्स में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मिडिल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है तो एनआरआई इनकम पर असर पड़ सकता है, रेमिटेंस स्लो हो सकती है, जिससे इंडियन रियल एस्टेट डिमांड भी इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया को फायदा दिख सकता है, लेकिन ग्लोबल इंस्टेबिलिटी अगर लंबी चली तो इम्पैक्ट 2 तरफ का हो सकता है।
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर दुबई का जो मार्केट, जो खबर यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा थमा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिहाज से गिरावट या फिर उसमें शॉर्टफॉल देखने को नहीं मिल सकता है आगे चल के। और दुबई का जो मार्केट है वो आगे दोबारा मेरे ख्याल से रिवैम्प करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, इन तमाम खबरों का विश्लेषण किया सर आपने, टाइम निकाला आपने, थैंक यू सो मच। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे एपिसोड में प्रॉपर्टी जंक्शन के। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज जो है वो आपको पसंद आई होगी। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।